everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. 135 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी के पेपर के. सो 136 क्वेश्चन है, which isomer of glucose specifically binds to SGLT2 in the kidneys. So SGLT sodium glucose transporter 2 is present in the proximal convoluted tubules of the kidney, and it specifically transport the glucose, and it transport the natural isomer of the glucose, which is D-glucose. L-glucose is not synthesized by human beings, and for fructose we used other GLUT transporter like GLUT5 for the fructose, and for mannose there is GLUT1 and GLUT2. So these other transporters are used for fructose and mannose, but for glucose in kidney there is specific glucose transporter which is known as sodium glucose transporter. So option number first is the correct answer. Next question is, the ions responsible for the release of acetylcholine by the nerve terminals is. So nerve terminals पे इस तरह से ये जो एक्सोन हिलॉक जो होता है वहां पर जैसे ही कोई वेसिकल्स के अंदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आकर आया है तो न्यूरोट्रांसमीटर वहां ट्रिगर करेगा कैल्शियम के रिलीज को. तो कैल्शियम जैसे ही रिलीज होगा, कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस के लिए ट्रिगर करेगा, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है. तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही अराइज होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पे डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन या फिर एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक्शन पोटेंशियल के प्रोपगेशन के लिए सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है वो मेनली होता है कैल्शियम चैनल से. तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा. फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होके इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जैसे ही बढ़ने लगेगा वहां पर वेसिकल्स का फ्यूजन होगा, और वेसिकल फ्यूजन होकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पर वेसिकल्स का फ्यूजन होगा एंड एसिटाइलकोलिन बाहर रिलीज हो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर. तो यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, और ये जो अनदर जो न्यूरॉन्स है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वो यहाँ पर इसको रिसीव करेगी, और यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में बाइंड होकर फिर यहाँ पर अनदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. तो इस तरह से कैल्शियम चैनल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. तो आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयंस, और सोडियम पोटेशियम का मेन काम होता है एक्शन पोटेंशियल को प्रोपगेट करने का. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which statement is correct regarding the meiotic division. तो माइटोसिस एंड मियोसिस में यही मेजर डिफरेंस होता है कि मियोसिस जो डिवीजन होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है. इसमें टू टाइप के सक्सेशनल सेल डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं. पहले G1 फेज से S फेज में जाएगा. S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद इसमें टू टाइप के सेल डिवीजन प्रेजेंट रहते हैं. फर्स्ट इज meiosis first and meiosis second. So meiosis first में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनका यहाँ पर सेपरेशन होता है. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरह से अटैच्ड थे, ये यहाँ से सेपरेट होके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन है वो meiosis फर्स्ट में हो रहा है. meiosis फर्स्ट जो है वो एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन होता है. तो और उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन होगा meiosis सेकेंड में, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा. अब जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होके इस तरह से आए थे, अब यहाँ से ये और ज्यादा सेपरेट होंगे और एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे से आएंगे. इसी वजह से हैप्लॉइड सेल फॉर्म होती हैं, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी हाफ रह जाता है. तो हाफ इसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है, लेकिन जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइम्स हो रहा है. तो ऑप्शन देखें तो देयर आर 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. नो, 2 साइकिल्स अगर डीएनए रेप्लिकेशन की होगी तो वहां पर जो जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो
4 टाइम्स डबल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देयर इज 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड 1 साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन का 1 साइकिल होता है, लेकिन सेल डिवीजन यहाँ पर 2 टाइप से होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। देयर इज 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड 2 साइकिल ऑफ सेल डिवीजन, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, देन 2 साइकिल ऑफ सेल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट, इसमें जो काफी लॉन्ग फेज होते हैं, जिसमें प्रोफेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होता है, और उसी वजह से यहाँ पर कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं और रिडक्शनल डिवीजन होता है, और इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो भी हाफ रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lysosomes were first observed under electron microscope as dense bodies. These were initially named as, तो ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब तो लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइसोसोम की फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी क्रिस्टियन डी डवे। इन्होंने सबसे पहले 1955 में जो लाइसोसोम्स है उनको देखा था, फर्स्ट ऑब्जर्व किया, और इलेक्ट्रॉन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड जो माइक्रो बॉडीज यहाँ पर जो डेंस बॉडीज दिखाई दी इनको, वो बाइल की जो कैनालिकुली है उसके आसपास में इनको दिखाई दी थी, इसीलिए इनको पेरी कैनालिकुलर नाम बॉडीज नाम दे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरी कैनालिकुलर बॉडीज। एंडोसोम की बात करें तो एंडोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, और ये सेल से, जैसे ये सेल है तो सेल से एंडोसाइटोसिस के थ्रू कुछ बॉडीज को यहाँ पर कलेक्ट करेगी, और एंडोसाइटोस के थ्रू ये फॉर्म होती है, और जब जो लाइसोसोम होता है उसके साथ में जाके ये फ्यूज हो जाती है। तो एंडोसोम क्या है, एक ऐसी सेल बॉडी जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और ये कुछ मटेरियल या कुछ पार्टिकल्स को लाकर फ्यूज करती है, उस फ्यूज करते हैं लाइसोसोम के साथ में, और वापस से ये मेम्ब्रेन के पास चली जाती है और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। तो ये यहाँ आई, इस पार्टिकल को दिया, फिर वापस से ये मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएगी, तो इस वाली स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोसोम। माइक्रोसोम की बात करें तो माइक्रोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है, माइक्रो बॉडीज है, जो ये कुछ टाइनी वेसिकल्स होती हैं जो आर्टिफिशियली फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर लैब एक्सपेरिमेंट में होमोजेनाइज्ड करेंगे तो वहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रेगमेंटेशन होगा उससे कुछ टाइनी वेसिकल्स फॉर्म होती हैं, उनको माइक्रोसोम बोला जाता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेरिवेटिव है, नॉट द लाइसोसोम। और इनका जो मेनली ये कोई नेचुरल सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये आर्टिफिशियली लैब एक्सपेरिमेंट में फॉर्म होने वाली बॉडीज है, और इनका यूज किया जाता है मेनली बायोकेमिकल स्टडीज में, लाइक कोई ड्रग मेटाबॉलिज्म है, जो साइटोक्रोम P450 से ड्रग मेटाबॉलिज्म को चेक करना, उस टाइम इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और माइक्रो बॉडीज की बात करें तो माइक्रो बॉडीज भी काफी स्मॉल टाइनी वेसिकल्स होती हैं, जो टाइनी स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो लगभग इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है, काफी टाइनी स्फेरिकल ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देखें, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनके एग्जांपल देखें तो लाइक पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम्स जिसमें ऑक्सीडेजेस एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड केटेलेज एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीसोम। So these are the microbodies, and ग्लाइऑक्सिसोम का मेन फंक्शन होता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में, और पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेजेस और कैटालिसिस एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये तीनों ही आंसर नहीं है। पेरी कैनालिकुलर बॉडीज जिनको नाम दिया था बिकॉज ये बाइल की जो कैनालिकुली है वहां पर प्रेजेंट थी, उसके बाद इसमें पाया गया कि इसके अंदर एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम प्रेजेंट है, उसके बाद इसका नाम दिया गया लाइसोसोम। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की फेजेस है यहाँ पर, प्री डीएनए सिंथेटिक पीरियड, प्री डीएनए सिंथेटिक पीरियड G1 होगा, डीएनए सिंथेटिक पीरियड S फेज होगी, पोस्ट डीएनए सिंथेटिक पीरियड जो कि G2 फेज हो सकती है, आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो इनमें से कौन से स्टेजेस के अंदर ये इंक्लूड होगी। मेटाफेज, मेटाफेज के अंदर नहीं होगी क्योंकि मेटाफेज में
क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में अलाइंड हो जाते हैं और एक्चुअल सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज जीवन के बाद की फेज है जिसमें डीएनए कंडेंस्ड होते हैं। एनाफेज जिसमें सेल जो क्रोमोसोम्स है वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं पोल की साइड में और सेल का एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो अगर सेल की फेजेस देखें मेनली तो टू फेजेस होते हैं सेल में। एक होती है इंटरफेज एंड दूसरी होती है माइटोटिक या मियोटिक फेज। माइटोटिक और मियोटिक फेज। तो इंटरफेज क्या है? प्रिपरेटरी फेज होती है जिसके अंदर प्रिपरेशन होती है सेल के डिवीजन के लिए। तो दिस इज द प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन, जिसमें प्री डीएनए सिंथेटिक पीरियड आएगा, डीएनए का सिंथेसिस भी होगा और उसके बाद पोस्ट डीएनए सिंथेटिक पीरियड आएगा। इन तीनों ही फेज को बोला जाता है इंटरफेज और यही सबसे ज्यादा लॉन्ग फेज होती है सेल डिवीजन में। तो इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज होगी, फिर मियोटिक एंड माइटोटिक जो भी डिवीजन होगा उसके अंदर क्रोमोसोम का एक्चुअल कंडेंसेशन होकर सेल एक्चुअल में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।